नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का आप लोग का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आप लोग का टोटल 85 प्रश्न है जो आप लोग को एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आ सकते। और सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने आप लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं जो आप लोग इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं जो आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, हमने पूरा करवा दिए है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया लोहा, लोहा को नहीं काट सकते तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है तांबा, तांबा को भी नहीं काट सकते। कैल्शियम या फिर सोडियम। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। सेम प्रश्न आप सॉरी यहाँ पर सेम प्रश्न है सेकेंड नंबर में जो आप लोग को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ धातु लिखा गया है और यहाँ पर धातु नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिंक है और ऊपर से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि H2SO4 है, H2SO4 है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, Zn जो है SO4 के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया कि रिएक्शन के बाद कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न दिया गया अथवा में। यहाँ पर देखिएगा तो अथवा में दिया गया कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि Zn प्लस HCl, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि फलस्वरूप के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी। यहाँ पर भी क्या होगा, जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे लोहे के फ्राइंग पैन में यहाँ पे फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है। तो लोहे के जो फ्राइंग पैन है उसको बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयुक्त किया जाता है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाने पर यहाँ पर जो है लोहे के जो फ्राइंग पैन है उसमें जंग लगने से बचाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। पहला दिया गया है लिथियम जिसका जो है परमाणु संख्या 3 होता है, यूरेनियम, उसके बाद फिर सीजियम या फिर आयरन। तो यहाँ पर भारी धातु पूछा गया है, तो भारी धातु कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो उनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन बहुत कम करता है, ये आप लोग पूछा गया। पहला एल्युमिनियम, जिंक, फेरस या फिर मैग्नीशियम। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेरस। फेरस जो है बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए 7 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने, जो चूने के पानी होता है, पानी को दुधिया कर देता है, ये आप लोग को पूछा गया। तो 7 का सही उत्तर क्लोरीन, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O2। तो चूने का जो पानी आप लोगों ने देखे होंगे तो वो दुधिया यानी कि वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वाइट कलर का हो जाता है किसके कारण, CO2 के कारण यहाँ पे हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अधातु पूछा गया है, धातु जो है कमरे के ताप पे। तो कमरे का ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है कमरे का ताप। तो उसमें कौन सा धातु जो है द्रव माना जाता है, द्रव के रूप में होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं, कोई भी डिब्बा जिसमें खाना रखा जाता है उसमें जिंक के बजाय यहाँ पे जो जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर
9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ये तो गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। अगर गलनांक रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो लेप लगाना ही नहीं है। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिसकी वजह से वहाँ पे टिन का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? पहला तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम। तो क्रायोलाइट जो है ये सी यानी कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क, जिसका फार्मूला होता है Al2O3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? आप लोग जैसे एक परमाणु है, ठीक है, पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। पहला दिया गया n², 2n², 3n² या फिर 4n²। तो यहाँ पर जो होता है इसका सही उत्तर 2n²। जैसे अगर हम n के जगह पे n का मान 1 रखें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। पहला जो आप लोग का होता है, जो परमाणु का पहला जो कोष होता है, ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का जो आप लोगों का दूसरा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 रखिएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? इनमें से कौन सा जो है उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम या फिर कार्बन। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जिंक नहीं हो सकता, कैल्शियम भी नहीं हो सकता, और कार्बन 6 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन जो है 6 है, और ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जर्मेनियम जो है ये हो जाएगा उपधातु। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक सबसे कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है? पहला एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या फिर फेरस। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम का। सोडियम का जो गलनांक है वो सबसे कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन, दूसरा ऑप्शन दिया गया सोडियम, एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम। यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो अधातु सोडियम नहीं हो सकता, एल्युमिनियम भी नहीं हो सकता और कैल्शियम भी नहीं हो सकता। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों धातुएं हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन। 14 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जो है जल के साथ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जल धातु है, जिंक मान लीजिए, और वो जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर कौन सा गैस यहाँ पे अभिक्रिया के बाद निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पर जो है आप लोग जिंक जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, ZNO बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और बच क्या जाएगा? हाइड्रोजन बच जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब का रटना नहीं है, ये सब को आप लोग को ध्यान देना है और यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो अभिक्रियाशील धातु लिखा है, अभिक्रियाशील धातु में सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, विद्युत अपघटनी प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है एनोड पे, कैथोड पे, अपघट्य में या फिर इनमें से सभी। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनोड पे धातु को बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा यानी कि Fe को जो है जंग से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, ये तो नहीं हो सकता, चांदी, ये भी नहीं हो सकता, सोना, ये भी नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक। जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसका 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? पहला दिया गया तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम का। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर उत्तर जो है सी ही होगा, एल्युमिनियम होगा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम की ही अयस्क होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? यहाँ पर आप लोग पूछा सोडियम की संयोजकता। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इसको अब संयोजकता इसको निकालने के लिए पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 2 10 हो गया, तो कितना बच गया? 11, एक बच गया, तो यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है? भला सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आप लोगों ने देखा होगा, एक पेंसिल में लगा होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। वो क्या है कि यहाँ पर जब भी यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ तक वो ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है करंट ट्रेवल कर जाता है अगर, तो वो ग्रेफाइट जो है सुचालक यानी धातु है। यहाँ पर आप लोग पूछा गया, सॉरी अधातु है लेकिन वो सुचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है के मतलब पोटेशियम होता है, उसका परमाणु संख्या 19 होता है। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? भला दिया गया है सोना, सोडियम, Hg पारा या फिर कॉपर। तो इसका सही उत्तर 23 का क्या हो जाएगा? 23 का सही उत्तर हो जाएगा क्रियाशील, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का, तो इनमें से आप लोग बता दें। इसका तो सही उत्तर सोडियम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है, उसको पोटेशियम को कहा जाता है। पोटेशियम जिसका जो क्रमांक होता है 19 होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, पोटेशियम होता है। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग सोडियम को आंसर मार सकते हैं। अगर पोटेशियम ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग को पोटेशियम को आंसर ही मारना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में पारे का अयस्क क्या है? पारे का जो अयस्क है वो क्या है? पहला दिया गया बॉक्साइट, हेमेटाइट तो नहीं हो सकता, मैग्नेटाइट भी नहीं हो सकता, बॉक्साइट भी नहीं हो सकता क्योंकि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का होता है, हेमेटाइट जो है लोहा का Fe का होता है, मैग्नेटाइट भी Fe का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है पारे का अयस्क यानी सिनेबार जो है 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 नंबर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा है? NO2 के धुएं का रंग कैसा है? जब NO2 को आप जलाएंगे NO2 को, तो यहाँ पर पूछा है कि NO2 के धुएं का रंग कैसा होगा? 25 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूरा। नाइट्रोजन को आप जब जलाइएगा तो वो भूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। साधारण ताप पर फास्फोरस का कण, साधारण ताप पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पर पूछा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सामान्य ताप पे फास्फोरस का जो अण है वो कैसा है? ठीक है, P है, P2 है, P3 है, फिर P4 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? पहला लोहा, नहीं लोहा का नहीं हो सकता, तांबा का भी नहीं हो सकता, एल्युमिनियम का भी नहीं हो सकता। 27 नंबर का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीन का जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पीतल है। पीतल कैसा है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो जो पीतल बनाया जाता है, पीतल जो बनाया जाता है वो मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, सिल्वर यानी कि चांदी, एल्युमिनियम यानी कि यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया, उसके बाद फिर दिया गया फेरस यानी कि लोहा तो सबसे कम सुचालक होता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर कॉपर आता है, फिर चांदी आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सुचालक यहाँ पर पूछा है, सर्वोत्तम सुचालक जो है सिल्वर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति कितनी है, उपस्थिति कितनी है? पहला दिया गया ऑप्शन नंबर 0.01%, 0.05%, 0.03%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं?
तो 31 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से। जैसे कि एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम का यह क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका संयोजकता निकाले या फिर विन्यास निकाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। एक इसके पास फालतू है, अगर एक इससे हटा दिया जाए तो यहाँ पर 2 और 8 जो है स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फालतू है, वहीं पर क्लोरीन आता है। क्लोरीन का कितना है? 17 है। क्लोरीन का 17 है, ठीक है, तो ये 17 है और इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 2, 8 हो गया और बच कितना गया? 2, 8 तो 10, 7 बच गया, मतलब इसको एक चाहिए, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम के पास एक फालतू है, इसको एक चाहिए, तो इसको एक दे देगा, तो इसके क्या हुआ? एक संयोग, मतलब एक संबंध बना दोनों में और एक ससंयोजी बंध बनाया, मतलब कि आपको ज़रूरत था, हमने आपको दिया। एक ससंयोजी मतलब एक दूसरे से बात करके कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक ले लो, हम भी स्टेबल और तुम भी स्टेबल, तो इसको क्या कहेंगे? ससंयोजी बंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि सिलिका धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर कोई नहीं। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका जो होता है अधातु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यहाँ पर पूछा गया कि लाल तत्व आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को पहला ऑप्शन दिया गया FeO, FeO2, Fe3O4 या फिर FeS। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में, फिर 12 कैरेट में। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 कैरेट में। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध माना जाता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन वो महंगा भी मिलता है और उसका आप लोग जो है यहाँ पे अथी बना नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते, नहीं वो तो टूट जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि जब तक उसमें कुछ ऐसा पदार्थ नहीं मिलाए ताकि उसका बॉन्ड मजबूत हो, तब तक आप उसको 24 कैरेट के सोने को नहीं मिला सकते। एक्चुअली मेन रूप से जो अधिकतर अगर आप लोग खरीदने भी जाइएगा तो आप लोगों को 20 कैरेट का या फिर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का इस प्रकार से मिलेगा। उसमें क्या होता है, अदर पदार्थ मिले होते हैं जिससे कि आपका जो गहना है वो थोड़ा मजबूत रहे। नहीं तो 24 कैरेट का आप लोग का अगर गहना बना के दे दिया है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका ये 2 हो गया, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या 2 हो गया और इसका कितना हो जाएगा? ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1 इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्रिया या फिर अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यहाँ पर जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो यहाँ पर जो है जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा आप लोगों को 36 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो बनेगा आप लोगों का, ये Na इधर आ गया, ठीक है, और इधर क्या बच गया? जिंक, ठीक है। तो ये बन जाएगा Na2 और Zn है, तो Zn तो अकेले रह नहीं सकता, ये भी किसी को लाएगा तो ये O को लेकर चलाएगा, ये ZnO2 बन जाएगा, ठीक है। बच किया जाएगा तो हाइड्रोजन बच जाएगा, तो प्लस हाइड्रोजन अकेले नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन तो अकेले नहीं हो सकता, तो OH2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? पहला दिया गया है SCN, दूसरा दिया गया है CCl4, तीसरा दिया KCl या फिर CO2। आयनिक यौगिक पूछा गया है तो आयनिक यौगिक इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KCl इसका आयनिक यौगिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? पहला सल्फर, दूसरा ग्रेफाइट, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट 38 नंबर का, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक अधातु है लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, अम्ल राज्य में घुलता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका अम्ल राज्य का मतलब क्या होता है? अम्ल राज्य का मतलब क्या होता है? सोना, ठीक है, सोना को अम्लराज भी कहा जाता है। तो इसका पहला A1 दिया गया है, Fe दिया गया है, Au दिया गया, कॉपर दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? पहला मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर बेरियम। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट का अयस्क किसको कहा जाता है? एल्युमिनियम को कहा जाता है। तो बॉक्साइट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? पहला दिया गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कोई धातु है ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यानी कि उच्च गलनांक, ठीक है, वाला यौगिक निर्मित कर देती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। यह जो यौगिक है जल में विलेय है, यानी कि ये जो यौगिक है H2O में वो घुल सकता है, ठीक है। तो ये तत्व क्या है? पहला दिया कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा। तो यहाँ पर जो है 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा तो ऐसे भी नहीं हो सकता, कार्बन भी नहीं हो सकता, सिलिकॉन ये भी नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन, टीन मतलब एसएन है, इसका एसएन मतलब टीन होता है, ठीक है। तो इस सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या हो जाएगा 43 नंबर का? 43 नंबर का पहला ऑप्शन दिया गया सोल्डर, स्टील, गन मेटल या फिर उपधातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन मेटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? यहाँ पर चाकू से काटा जाता है, ये होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जाता है? पहला लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन। तो यहाँ पर 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिथियम। अगर लिथियम ऑप्शन भी रहता और सोडियम भी ऑप्शन रहता तो हम लोग सोडियम को क्लिक करते। यहाँ पर आप लोग को लिथियम दिया गया लेकिन सोडियम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सोडियम का ऑप्शन क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में कौन अधातु है? इनमें से जो दिया गया है उसमें कौन धातु है? फेरस, कॉपर, कार्बन, एल्युमिनियम या फिर सोना। तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफी, यानी कि एफी मतलब लोहा, ठीक है। लोहा जो है सॉरी यहाँ पे धातु पूछा गया है, ठीक है। तो धातु क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा धातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहा को जब भी आप लोग देखे होंगे कि लोहा को जो है जिंक से लेपित किया जाता है तो उसको क्या कहा है? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जब भी आप लोग देखे होंगे लोहा का कोई भी चीज़ रहेगा उस पर एल्युमिनियम का अगर कोई परत चढ़ा रहा है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? उसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलिए लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या क्या है? Fe का जो परमाणु संख्या है 26 होता है। Fe का परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है ये आप लोग को पूछा गया है। तो क्लोरीन कितना होता है? उसका परमाणु संख्या 17, ठीक है। यहाँ पर 2 8 हो गया, बचा कितना? 7। उसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 48 का इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया और सी में भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या फिर ए, जो भी कह सकते हैं, दोनों में तो एक ही है, सेम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? पहला एथेन, मीथेन, एथाइन या फिर इथिलीन। 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यहाँ पर धातुओं को जोड़ने में पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथाइन। एथाइन जो है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। चलिए क्वेश्चन नंबर
50 में अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अम्लीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अम्लीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोग को मेंशन किया गया है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? पहला दिया गया फेरस, कॉपर, निकेल या फिर एसबी। ठीक है, तो यहाँ पर सब 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अभी हमने आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताया। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्लीय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे, हेमाटाइट। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, Fe का जो अयस्क होता है हेमाटाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। अयस्क से गैंग को दूर करने को क्या कहता है? समृद्धि, निष्ठापन, भर्जन या फिर अपचयन। तो यहाँ पर 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समृद्धि या फिर कह सकते हैं अयस्क का सांद्रण, ये भी ऑप्शन आप लोगों का प्रश्न में, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन में ये सांद्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयस्क का सांद्रण यहाँ पर नहीं दिया गया तो उसका मतलब समृद्धि का ही मतलब होता है सांद्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातुओं को जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यता कैसे होते हैं? तो आप लोग हमने अभी बताया कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? तो 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भास्मिक मतलब क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। और जो अधातु का ऑक्साइड, अगर अधातु को पूछता तो यहाँ पर अम्लीय हो जाता। तो 55 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर यौगिक है? तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है? पहला हेमेटाइट, ये Fe यानी कि लोहा का अयस्क है। डोलोमाइट ये भी नहीं हो सकता। दूसरा दिया मैलेटाइट, ये भी नहीं हो सकता। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन धातु पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? पहला दिया गया है सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। तो 58 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोना पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सोना ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो प्लेटिनम दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोग प्लेटिनम को भी आंसर मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? पहला टंगस्टन, सोडियम, मरकरी, मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम को यहाँ पे जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? इस प्रश्न को हम लोग कुछ देर पहले ही बताया। 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KCl जो है आयनिक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? कौन सा जो लवण है वो समुद्री जल में पाया जाता है? तो यहाँ पर LiCl, BaSO4, बेरियम सल्फेट, सोडियम फास्फोट, फिर NaCl। तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि NaCl जो है लवण जो है समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है, तो NaCl समुद्री जल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है? 62 में दिया गया तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? तो पीतल में कौन सा युग्म उपस्थित रहता है, आप लोग पूछा गया। यानी कि पीतल किससे मिलके बना होता है? ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम या कॉपर और टीन, और यहाँ पे आप लोगों का दिया गया Pb। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक।
कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाकर यहाँ पर पीतल बनाया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट या फिर गैलेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर का। 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? कहा गया कि इनमें से कौन सा धातु है जो जिसके द्वारा लवण में विलयन में लोहा के द्वारा किया जाता है? पहला कैल्शियम, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से भी क्रिया करके उसमें घुल जाती है? कौन सा धातु जो है अम्लराज के साथ भी क्रिया करके उसमें घुल जाती है? एल्युमिनियम, फेरस और यहाँ पर दिया गया सोना या फिर कॉपर। तो 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोना। सोना जो है अम्लराज से भी क्रिया करके उसमें आसानी से घुल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर का। 66 में, चलिए निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? आर्गन कितना होता है? आर्गन जो है परमाणु संख्या 18 होता है। आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वो 18 होता है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2, 8 और ये 18, 8। ठीक है, ये तो स्टेबल है। तो यहाँ पर आप लोग पूछा कौन इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे अस्थायी, यानी आर्गन जैसे स्टेबल है वैसा कौन सा स्टेबल रहता है 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास खोकर? पहला ऑप्शन दिया गया बेरियम, ठीक है, दूसरा कैल्शियम, और यहाँ पर कैल्शियम जो होता है 20 होता है, और 2, 8, 18, यहाँ पे 18 तक तो स्टेबल है और इसके पास 2 फाजिल है। ठीक है, तो ये 2 खो देगा तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 67 में दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि बिना ऑक्सीजन के अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से कम ताप पर, यानी कि उसके कम ताप पर अगर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निस्तापन। उस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ag2S। ठीक है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है चांदी, जिसकी वजह से वो काली सतह वहाँ पे आप लोग को दिखने लगता है चांदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? इनमें से कौन सा संयोजक यौगिक है आप लोगों को पूछा गया। पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं NH4, SO4 या फिर कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कार्बन क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा संयोजक यौगिक है आप लोग को पूछा गया 69 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि CCl4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? इनमें से पूछा गया है कि इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है इनमें कौन अधातु है। यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि कौन अधातु है। अधातु है तो यहाँ पर आप लोग को पूछा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो अधातु है। पहला देखिएगा 8, 2, 10, 1, 11, ये जो है इसका परमाणु संख्या 11 आ रहा है। ये किसका है? ये सोडियम का है। ठीक है, तो ये तो अधातु नहीं है। दूसरा दिया गया 8, 2, 10, 3, 13, 13 किसका आता है? एल्युमिनियम जो है 13 आता है। ठीक है, तो 13 एल्युमिनियम भी यहाँ पे अधातु नहीं है। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर 8, 2, 10, 5, 15, 15। ठीक है, तो ये 15 किसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या है? तो 15 जो है, तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है वो क्या है? अधातु है। जो फास्फोरस है वो अधातु है, और फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। 15। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। यहाँ पर कहा गया कि धातु है लेकिन वो द्रव रूप में पाई जाती है। तो पारा जो है द्रव रूप में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर या फिर साधारण टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय होते हैं? तो यहाँ पर जल में कौन सा विलेय है? पहला दिया गया बेंजीन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन।
तो 72 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है यहाँ पे जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में द बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तीसरा बार हमने बता दिया है इस क्वेश्चन को, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से क्या बना सकते हैं? तो यहाँ पर 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धनाभिष्ट आयन, ऋणाभिष्ट आयन, उदासीन आयन या फिर ससंयोजन बंधन। उच्च धनात्मकता के कारण परमाणु आसानी से बना सकते हैं, धनाभिष्ट आयन बना सकते हैं। 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। वह परमाणु यानी कि एक ऐसा परमाणु जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, रेडियस्क्रिय या फिर उपधातु। तो 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब भी कोई भी परमाणु वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो फालतू उसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो उसका कोई काम का नहीं है, अगर वो त्याग कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का ही ले लीजिए, सोडियम के लिए जिसका परमाणु संख्या 11 है, इसका विन्यास होगा 2, 8 और 2, ठीक है। तो 8 तक तो यहाँ पर स्टेबल है, ये 2 इसके पास फालतू है, ये तो इसको कोई 6 दे दे या फिर ये किसी को 2 दे दे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? सोडियम ये 2 किसी और को दे दिया, 2 दे दिया मतलब ये इसके पास था तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके पास था पहले से इसलिए ये पॉजिटिव होगा। दे दिया मतलब नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये उससे ज़्यादा था इसलिए पॉजिटिव होगा, भले ही दे दिया है। तो इसको क्या कहेंगे? विद्युत धनात्मकता। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? पहला दिया ग्रीस लगाकर, रंगाई करके, जस्ता पर चढ़ा के या फिर इनमें से सभी द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का परत लगाकर आप लोग लोहे के कोई भी सामान रहे, कुछ भी रहे, आप लोग उसको बचा सकते हैं। 77 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है? अशुद्ध तांबा दिया गया है, उस तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा 78 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा जो है अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है। यहाँ पर तत्व ए दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8 और 6, 2, 8 और 6 है, ठीक है। और उसके बाद फिर तत्व बी दिया गया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 1 है। यहाँ पर देखिए इसको जो है तत्व ए को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तत्व ए जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन तत्व बी के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ठीक है इसको 1 दे दिया, ठीक है, 1 दे दिया तो ये 7 ही रहा। ये सिर्फ 7 है, 7 है तो अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर इसको स्टेबल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने आप पे ए पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस पर घट रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर घट रहा है। अगर माइनस का चिन्ह लग गया तो इसको क्या कहेंगे? आयनिक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आयनिक कहेंगे, ठीक है। तो इसका आयनिक हो जाएगा 79 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? कोई भी अयस्क है जैसे लोहा ही, उसमें बहुत सारा और भी पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध होने के बाद तो आप लोग पास आता है, शुद्ध से पहले जब भी लोहा मिलता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ उसके साथ मिले रहते हैं। तो कहा जा रहा है उसको सांद्रण करने के लिए, उसके अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फेनोत्प्लावन, गुरुत्व पृथक्करण, द्रवण या फिर चुंबकीय पृथक्करण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब
ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन कब बनता है। ये भी आप लोग को बताएं कि आयनिक बंधन क्यों बनता है। एग्जाम्पल भी दिए कि क्यों बनता है, तो यहाँ पर दिया गया है ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ए धातु और बी अधातु होते हैं, ए बी दोनों अधातु होते हैं। 81 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, ए धातु और बी अधातु होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे के हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं, तो इसका 82 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर, इसका सही जगह 82 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पे, सोडियम यानी कि NaCl और क्लोरीन यानी कि Cl अभिक्रिया होने पर क्या होता है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोडियम के पास जो है सोडियम 11 होता है, सोडियम 11 होता है। ठीक है, इसके पास एक होता है 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और एक बच जाएगा, तो एक इसके पास ज़्यादा है, तो एक जो है ये क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि सोडियम एक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, नहीं, इसका 83 का ए नहीं होगा। दूसरा दिया सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, हाँ, सोडियम क्या करता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको क्या करता है वो दूसरों को दे देता है, मतलब खो देता है और धनायन अपने आप को प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं होते हैं। क्रियाशीलता के श्रेणी में हाइड्रोजन वाले धातुएं होते हैं, तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असत्य है। पहला दिया गया आयनिक यौगिक धन होते हैं, ऋण आयनों के बने होते हैं, गलत बात। यहाँ पर आप लोग को दिया गया आयनिक यौगिक, सॉरी ये तो सही है जो आप लोग हमने बताया था आयनिक वाले में, और उसके बाद फिर दिया आयनिक यौगिक के द्रव्यमान कुछ होते हैं, ये भी सही है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, ये गलत बात है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर धातु रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुचालक कुचालक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि धातु है या अधातु है, इस पर डिपेंड करता है। दोनों धातु हैं, दोनों अधातु है, इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, असत्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग हमने केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर का आप लोगों का धातु एवं धातु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सभी हमने आप लोग को इस वीडियो में करवा दिए हैं। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का अगली वीडियो में हम करवा देंगे। धन्यवाद।